दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक कुमार श्रीवास्तव आज आपको हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। वो है मिडिवियल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत। वैसे तो इतिहास एक समय काल के साथ घटित जो भी घटनाएं होती है वो होती है, लेकिन इतिहासकारों ने हमारी सुविधा के लिए, ताकि हम आसानी से उसे पढ़ सकें, इसे अलग अलग भागों में बांटा। जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यूं नहीं होता है कि बैटल ऑफ पलासी 23 जून 1757 को समाप्त हुई तो सुबह हम उठे और 24 जून को कहें कि आज से मॉडर्न इंडिया शुरू होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमने उस टाइमलाइन को इसलिए बांट रखा है ताकि आसानी से समझ सके, एक एक भाग को तोड़ तोड़ के पढ़ सकें। इस पर कई सारे रिसर्च हुए, कई सारे इतिहासकारों ने इस पर अपना अलग अलग मत दिया है। फिलहाल हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की, जहाँ पे हम सल्तनत काल, मुगल काल, इन सबों को पढ़ते हैं। जिसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है सल्तनत काल, जिसकी शुरुआत 1206 में होती है और 1526 के आसपास वो समाप्त होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ये रातों रात समाप्त होने की प्रक्रिया नहीं है कि रात में सोए सुबह उठे कि आज से मध्यकालीन भारत समाप्त हुआ और मॉडर्न इंडिया शुरू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सल्तनत काल में 5 वंश आते हैं, जहाँ पे हमारे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश होते हैं। अगर इसमें बात करें तो तुगलक वंश की जो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे गुलाम वंश से। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गोरी का गुलाम था और उसके गुलाम होने के चलते कहीं ना कहीं इसका नाम गुलाम वंश पड़ गया। और गोरी के सिर्फ एक ही गुलाम नहीं थे, कई सारे गुलाम थे, जिसमें से कुबाचा, यल्दूज और कुतुबुद्दीन ऐबक ये मुख्य गुलाम हुआ करते थे। अगर कुबाचा की बात करें तो उसने गोरी का कहीं और शासन संभाला, यल्दूज की बात करें तो उसने गजनी का शासन संभाला और ऐबक की बात करें तो उसने दिल्ली का शासन संभाला। हालांकि ऐबक दिल्ली में शासन संभाला जरूर था, लेकिन उसकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी। उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई, जो इल्तुतमिश आके बाद में लाहौर को दिल्ली में स्थानांतरित करेगा अपनी राजधानी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सल्तनत काल के गुलाम वंश की सबसे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे खिलजी वंश की, फिर बात करेंगे तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। तो अब हम बात करते हैं गुलाम वंश। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जी की। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे। गुलाम वंश की शुरुआत जो होती है वो 1206 से शुरू होता है और 1290 के आसपास वो समाप्त हो जाता है। फिर अगर खिलजी वंश की बात करेंगे तो 1290 से शुरू होता है और 1320 में समाप्त होता है। फिर तुगलक वंश की बात करते हैं तो 1320 से शुरू होता है और 1414 पे समाप्त हो जाता है। फिर उसका सैयद आता है, सैयद खिजर खां द्वारा स्थापित। सैयद ज़्यादा लंबा समय उसका नहीं रहता है, 1414 से 1451 तक रहता है। फिर लोदी की बात करते हैं, लोदी 1451 में आता है और 1526 में समाप्त होता है। उसके बाद 1526 के बाद वो मुगल शासन आता है। चूंकि आगे भी हमें मध्यकालीन में मुगल शासन भी पढ़ना है, हालांकि आज हम मुगल शासन की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे अकबर, हुमायूं, बाबर, इन लोगों की बात नहीं करेंगे। आज हम इनकी ही बात करेंगे, इसमें गुलाम वंश व खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, जिसकी राजधानी लाहौर होती है। उसने इस वंश की स्थापना की, गुलाम वंश की। इसके बाद इल्तुतमिश आएगा, फिर रजिया सुल्तान आएगी जो पहली महिला शासिका होगी। अगर हम मेडिवियल इंडिया की बात करते हैं तो इन सबों की बात करने से पहले आखिर राज्य की प्रकृति कैसी थी, ये कैसे हमें पता चलेगा, इसके लिए हम विचारकों का अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले जियाउद्दीन बर्नी की बात हम करते हैं। उसने दिल्ली सल्तनत को कहीं ना कहीं निरंकुशता का शासन कहा था, लेकिन बाद में एशियन अलग अलग विचार, देखिए कोई विचारक सही और गलत नहीं होता, सभी विचारकों का अपना अपना राय होता है, इसलिए हम किसी को गलत किसी को सही नहीं कह सकते। ठीक है, ये एक अपने अपने थॉट की बात है। अब सतीश चंद्र जी कहते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत जो है वो केंद्रीकृत राज्य हुआ करता था। इरफान हबीब की बात करते हैं तो सैनिक राज्य बताते हैं, चूंकि निरंतर यहाँ कहीं ना कहीं युद्ध होता ही रहा राज्य को पाने के लिए, तो इन्होंने हमेशा सैनिक राज्य की बात की कि सैनिक राज्य रहा है। अगर आर एस शर्मा जी की बात करें तो उन्होंने इसे सामंती प्रकृति का राज्य कहा है। वही रोमिला थापर जी ने इसे सांस्कृतिक समन्वय स्थापना की बात कही है, क्योंकि संस्कृति कहीं ना कहीं कई सारी भिन्न भिन्न संस्कृति हुआ करती थी, कई सारे आपस में जो इनका मेल मिलाप था, इसलिए इन्होंने रोमिला थापर जी ने इसे सांस्कृतिक समन्वय का राज्य कहा है। इसलिए अलग अलग विचारकों ने इसे अलग अलग तरीके से अपनी भाषा में परिभाषित किया है।
हालांकि इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है अभी हम बात करते हैं इसमें जो वंश हैं उनकी बात करते हैं। कौन कौन से वंश आए, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे इस्टेब्लिश्ड किया खुद को, फिर स्टेबिलिटी कैसे मिली, इसकी बात करते हैं। जैसे गुलाम वंश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो वो तो स्थापित किया, लेकिन उसे मजबूती नहीं प्रदान कर पाए जो कि आगे इल्तुतमिश करेगा। तो पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश की, कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसा कि अब हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम हुआ करता था। जब उसने राज्य संभाला तो उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखना है। जैसे सिराज ने उसे लाख बख्श कहा था, और उसके अन्य उपाधि जो थी वो पील बख्श हुआ करती थी। और उसने अजमेर में एक इम्पॉर्टेंट काम किया था, क्या, जिसे ये हमें याद रखना है कि वो 2.5 दिन का झोपड़ा, उसका क्वेश्चन हमेशा आया करता है एग्जाम में, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो गोरी ने ऐबक को अपने दल में अमीर आखूर ये उपाधि दी थी। अमीर आखूर का मतलब होता है शाही घुड़सवार का जो मेन होता है, अधिकारी जो होता है, उस पद पर उसे नियुक्त किया था। फिर उसकी एक अलग कृति है ऐबक की, उसने कुतुब मीनार की स्थापना, उसने निर्माण शुरू कराया था कुतुब मीनार की। तो उसने कुतुब मीनार की निर्माण, लोग कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐसा कुछ नहीं है। वो शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में उसने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया, लेकिन हालांकि वो पूरे होने तक नहीं जीवित रह पाया, इसलिए वो बीच में ही मर गया, और उसको पूरा कराया इल्तुतमिश ने। ठीक है। तो और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट और टॉपिक है कि उसके दरबार में हसन निज़ामी जैसे विद्वान उसके दरबार में हुआ करते थे। तो इसके बारे में ज़्यादा, चूंकि ये शासनकाल इसका नहीं रह पाया था, तो इतना इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अगर हम बात करते हैं आगे इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश जो है वो 1210 से 1236 तक का उसका टाइम पीरियड रहता है। उसमें उसने कई सारे काम किए। मेन जो है, अगर हम कहें कि सल्तनत काल की स्थापना पर उसको मजबूती प्रदान करने की बात अगर किसी ने की है तो वो इल्तुतमिश ने की है। इल्तुतमिश जो था वो तुर्क शासन का एक वास्तविक संस्थापक हुआ करता था। उसने बगदाद के खलीफा से खिलत प्राप्त की थी और उसके बाद खुद को सुल्तान की उपाधि दी थी। तो इल्तुतमिश के बारे में है, उसने अपने टाइम पीरियड में वो पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्का चलाया था, और उसने ऐबक की पुत्री से शादी भी किया था इल्तुतमिश ने। फिर आगे अगर हम बात करें तो चांदी का टंका था, तांबा का जितल था। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि उसने इक्ता व्यवस्था लाया था, इक्तादारी, जैसा कि हमें पढ़ना है इक्तादारी। हालांकि इसमें मैं डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा, इसे हम क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे। इक्तादारी व्यवस्था शुरू की थी। अच्छा, इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर रखी थी, लेकिन अगर हम बात करें इल्तुतमिश की तो उसने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछता है कि किसने की। आगे हम जब एमबीटी के बारे में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, इसे पागल कहा गया, हालांकि वो अपने समय से बहुत आगे हुआ करता था, लेकिन उसके ऐसे काम थे समय से आगे होने के कारण, या फिर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था। हालांकि उसकी सोच अच्छी थी, तुगलक अपने समय से आगे चलता था। हालांकि जब उसकी मृत्यु हो गई तो एक विचारक ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। हालांकि उसके बाद में हम बात करेंगे, फिलहाल अभी हम इल्तुतमिश की बात करते हैं। तो इल्तुतमिश की एक और बात थी कि उसने दीवाने आरीज नाम का एक विभाग स्थापना किया था, जिसमें सैन्य विभाग उसे कहते हैं, उसका नाम दिया था दीवाने आरीज। उसने सैन्य विभाग की स्थापना की थी। साथ ही साथ चंगेज खां के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम में जो सिंधु तक उसकी सीमा लगती थी, सिंधु नदी तक उसकी सीमा लगती थी, सर्वप्रथम मंगोल का आक्रमण हुआ करता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश के टाइम में सर्वप्रथम मंगोल का आक्रमण हुआ था। अच्छा, उसने चालीसा की स्थापना की। 40 उसके योग्य तुर्क सरदार जो हुआ करते थे, उसने चालीसा का गठन किया। और एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रणथंभौर जीतने वाला पहला शासक भी इल्तुतमिश ही था। आगे हम बलबन की बात करेंगे, उसके रक्त और लौह की नीति की बात करेंगे। हालांकि उससे पहले हम रजिया सुल्तान की बात करेंगे। रजिया सुल्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द हिस्ट्री, स्पेशली इन मेडिवल हिस्ट्री, बिकॉज उस समय मेडिवल हिस्ट्री के समय जब
की बात कर रहे हैं, एक महिला का शासिका होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी। इसलिए रजिया सुल्तान इतिहास के पन्नों में दर्ज एक महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाली व्यक्तित्व है। हालांकि अब हम आगे बात करते हैं रजिया सुल्तान की। एक महत्वपूर्ण चीज और है इल्तुतमिश के बारे में कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे सरे जहां की उपाधि दी थी। ठीक है, अंगरक्षकों का जो दल था ना, उसका मुख्य उसे कहीं ना कहीं बनाया था। अब हम बात करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, जो पहली महिला शासिका है। तो रजिया सुल्तान, इसके बाद बलबन की बात करेंगे, लेकिन रजिया सुल्तान से पहले रुकनुद्दीन था। रुकनुद्दीन को हटा के रजिया सुल्तान ने दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि दिल्ली की जनता ने पहली बार साम्राज्य का शासक चुनने में प्रत्यक्ष हिस्सा लिया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रजिया सुल्तान के टाइम पीरियड की। और ये भी कि रुकनुद्दीन को हटाकर, एक पुरुष को हटाकर, उस समय महिला ने अपना राज्य स्थापित किया है। पर्दा प्रथा का उसने त्याग किया। और साथ ही साथ कुबा कोट को कहते हैं, कुबा और कुलाह टोपी होती थी, उसको पहनकर वो दरबार में बैठती थी। उसके बाद उसकी कहानी अलग है, लास्ट में वो डाकुओं में फंसती है, मर जाती है। तो रजिया सुल्तान के बाद बलबन आएगा, रक्त और लौह की नीति होगी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए यहीं हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर से मिलेंगे।